झारखंड जीके ट्रिक में आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग संपूर्ण बायोलॉजी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सीरीज को कंटिन्यू करते हुए दूसरा लेक्चर को कंप्लीट करेंगे। इस लेक्चर में हम लोग क्या करते हैं, जितने भी एग्जाम जेएसएससी और जेपीएससी ने कंडक्ट कराए हैं उन सभी एग्जाम में पूछे गए बायोलॉजी के क्वेश्चन को हम लोग चुनते हैं और किस टॉपिक से वह क्वेश्चन आया है उस टॉपिक को भी हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन उन्हीं टॉपिक से रिपीट होता है। तो चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और जिन लोगों ने पहले प्रैक्टिस सेट को नहीं किया है वो प्लेलिस्ट में जाके पहले प्रैक्टिस सेट को जरूर से जरूर करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन, जो कि जेएसएससी ने एलडीसी के एग्जाम में पूछा गया था और यह एग्जाम 2015 में कंडक्ट हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक डायफ्राम के बारे में सही है। और ऑप्शंस हमारे पास क्या है, डायफ्रेम सामान्य समापन में धनुषाकार होता है। तो काफी वर्ड क्या होता है कि हिंदी में हमें समझ में नहीं आता है और काफी वर्ड इंग्लिश में भी समझ में नहीं आता है। इसीलिए अगर कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा हो, ये समझने में थोड़ी दिक्कत हो, तो आप दोनों ऑप्शन को एक बार जरूर देखें। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन का हम लोग इंग्लिश ऑप्शंस को देखते हैं। तो ऑप्शन ए क्या है, द डायफ्राम इज आर्क इन नॉर्मल एक्सपायरेशन। देखिए अब यहाँ पे कितना आसानी से हम लोगों को इस क्वेश्चन में एक्सपायरेशन लिख दिया गया है। ठीक है, और एक्सपायरेशन का मतलब क्या होता है, सांस को छोड़ना। और जब हम सांस को छोड़ते हैं तो छाती क्या होती है हमारी, सिकुड़ जाती है। ठीक है, मतलब कि धनुषाकार आकृति में आ जाती है। ठीक, तो चलिए अब हम लोग अपना आंसर ढूंढते हैं। ऑप्शन ए क्या है, द डायफ्राम इज आर्क इन नॉर्मल एक्सपायरेशन। ठीक है, यह आंसर सही लग रहा है, तो यही इसका आंसर है। और भी ऑप्शन को हम लोग देख लेते हैं। द डायफ्राम इज परफोरेटेड इन नॉर्मल एक्सपायरेशन। ठीक है, परफोरेटेड तो नहीं, हमें मुड़ा हुआ दिखना चाहिए था। ठीक है, जो कि आर्क्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। डायफ्राम इज फ्लैटेंड, सीधा तो होता ही नहीं है, ये भी गलत हो गया। द डायफ्राम डजंट चेंज, ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो इस ऑप्शन का सही जवाब क्या था, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, डायफ्राम सामान्य समापन में धनुषाकार हो जाता है। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ से भी समझ सकते हैं कि जब हम लोग सांस लेते हैं तो छाती क्या आ जाती है हमारी, फूल जाती है और थोड़ा सा यहाँ पे सीधापन देखने को मिलता है, मतलब थोड़ा सा ही मुड़ा हुआ होता है। लेकिन जैसे ही हम लोग एक्सेल करते हैं, ठीक है, तब क्या होता है, हमारा छाती सिकुड़ जाता है और पूरा धनुष के आकार का बन जाता है। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, और डायफ्राम से रिलेटेड दो पॉइंट को यहाँ पे हम लोग नोट कर लेते हैं। क्या होता है कि डायफ्राम एक गुंबद के आकार का पेशीय संरचना होता है। ठीक, डायफ्राम का मुख्य कार्य वेंटिलेशन में सहायता करना होता है। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स एक क्या है। ऑप्शंस हमारे पास है सजात अंग, अवशेषी अंग, समरूप अंग या विश्लेषी अंग है। ठीक, अब जब मैं ऑप्शंस पढ़ता हूं तब आप क्या करें कि खुद से इस क्वेश्चन का आंसर को ढूंढें। इससे क्या होगा, हमारा टाइम भी जो है बच जाएगा। अगर मैं हर एक क्वेश्चन में 5 सेकंड या 10 सेकंड पॉज लूं तो उससे काफ़ी लोगों को क्या होता है कि टेस्ट नहीं देना होता है और काफ़ी लोगों को टेस्ट देना होता है। ठीक है, तो इसलिए जब मैं ऑप्शन पढ़ूँ तो जिनको टेस्ट देना है वो उसी समय अपना आंसर क्लिक कर ले, दिमाग में, कॉपी में, जहाँ भी करते हैं। ठीक है, और जिन्हें सिर्फ पढ़ना है वो ऑप्शंस को भी ध्यान से सुन लें, तो दोनों का काम चल जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स क्या होता है, एक अवशेषी अंग यानी कि वेस्टिजियल ऑर्गन होता है। ठीक है, अब चलिए हम लोग वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ये हो गया हमारा बड़ी आंत, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक, और ये हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक, अब जहां पे लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन आके मिलती है वहीं पे क्या होता है, अपेंडिक्स होता है। ठीक है, वही यहाँ पे नंबर 2 पॉइंट में लिखा हुआ। और वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स को सेकल अपेंडिक्स भी कहा जाता है, तो इस नाम को भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हैं। ठीक, पाचन तंत्र में अगर वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स में सूजन आ जाता है तो इस रोग को हम लोग क्या बोलते हैं, पथरी रोग बोलते हैं। ठीक है, या अपेंडिसाइटिस भी बोलते हैं। ठीक, तो इस रोग का भी नाम थोड़ा सा हम लोगों को दिमाग में रख लेना चाहिए। ठीक है, और ये क्या होता है, एक वेस्टिजियल
ऑर्गन होता है, क्योंकि इसको जब हम लोग काट के हटा देते हैं तो कोई चेंजेस या कोई इफेक्ट हमारे बॉडी में देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, वही यहाँ पे लिखा हुआ है, द ह्यूमन अपेंडिक्स मे बी कंसिडर्ड एज अ वेस्टिजियल ऑर्गन एज इट हैज बीन proved that the removal of the organ after infancy does not create any harm। तो इसीलिए इसे वेस्टिजियल अंग बोला जाता है। ठीक, आगे वाले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अब ये क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस सेट 1 में भी कराया था, जहां पे मैंने गलती से इसका आंसर जो है बबूल बता दिया था। ठीक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। काफी लोगों ने कमेंट में भी लिखा था और उनके ही सहायता की वजह से मुझे जो है पता चल पाया कि मैंने इसे गलत जो है लिख दिया है। अब गलत मैंने क्यों लिखा था, जब मैंने थोड़ा सा एनालिसिस किया तो समझ में आया कि जब मैं कॉपी कर रहा था एनसीईआरटी के पीडीएफ से, तो वहाँ पे कुछ एरर के वजह से क्या हुआ कि 2-3 लाइन स्किप करके दूसरा लाइन जो है कॉपी होके यहाँ पे पेस्ट हो गया। ठीक है, और मैंने जो है उसे ही पढ़ा दिया था, इसलिए वो थोड़ा सा गलत हो गया था। ठीक है, तो मैंने प्रैक्टिस सेट 1 जो वीडियो अपलोड किया था वहाँ पे भी मैंने उसे रेक्टिफाई कर दिया है। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियो अभी देखा है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसका आंसर सही क्या हो जाएगा, सर्पगंधा हो जाएगा। अब इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या है कि ये क्वेश्चन कहां से आया है। ठीक है, हम सभी को पता है कि जो भी क्वेश्चन जेएसएससी जेपीएससी पूछता है, कहां से पूछता है, एनसीईआरटी से पूछता है। तो ये भी क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी से पूछा गया था। ठीक है, और कहां से पूछा गया था, प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी नाम का एक चैप्टर है, वहां पे जब पढ़िएगा तो 4था पेज में आपको ब्लू करके एनसीईआरटी में ऐसा दिया हुआ रहेगा। ठीक है, और वहीं पे पूरा ये क्वेश्चन आपको डिट्टो छपा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, क्या मिलेगा, यह रक्तचाप के निदान के लिए प्रयोग होता है और केवल भारत में ही पाया जाता है। तो यहीं से क्वेश्चन को जो है जेएसएससी ने बनाया था। ठीक है, और यहाँ पे आगे और भी कुछ इंपॉर्टेंट पौधों के नाम को बताया गया है, इसका उपयोग लिखा गया है, तो यहाँ से भी काफी क्वेश्चन आगे देखने को हमें मिल सकते हैं। ठीक है, अब काफी लोगों को ये भी कंफ्यूजन है कि ये जो एनसीईआरटी का चैप्टर है कहाँ से आया है, कौन सा क्लास का है। ठीक है, तो ये जो है 9 क्लास का जो है एनसीईआरटी का बुक से लिया गया है। ठीक है, और ये चैप्टर जो है कहाँ पे दिया गया है, बायोलॉजी में नहीं दिया गया है, ये दिया गया आपका ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5 है। ठीक, अब और एक कंफ्यूजन क्रिएट हो गया कि कौन सा एनसीईआरटी पढ़े, किस क्लास का पढ़े। कभी 7th क्लास का आ रहा है, कभी 8th क्लास का आ रहा है, कभी 10th क्लास का आ रहा है, कभी 11th क्लास का आ रहा है। तो इसका भी मैंने कंफ्यूजन को अच्छे तरीके से आगे समझाया है। अभी 1-2 क्वेश्चन के बाद हम लोग वहां पे पहुंचेंगे ताकि उस चीज को अच्छे तरीके से समझ पाए कि एग्जैक्ट कौन सा एनसीईआरटी बुक पढ़ना है। और वही एनसीईआरटी बुक मैं आपको बताने वाला हूं बायोलॉजी के लिए। एक ही एनसीईआरटी बुक पढ़ना है और वहीं से सारा क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को 100% मिलेगा। ठीक है, तो चलिए अभी फिलहाल आगे बढ़ते हैं और दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। चेचक के वैक्सीन की अग्रणी कौन है, ये भी मैंने डिस्कस कर दिया है प्रैक्टिस सेट 1 में। ठीक है, देखिए कैसे क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, एक ही टॉपिक से बार बार रिपीट हो रहा है। हम लोगों ने क्या किया था प्रैक्टिस सेट 1 में, जो भी बीमारी है उस बीमारी का क्या इलाज है, उस बीमारी का क्या सिम्टम है, उस इलाज को किसने ढूंढा है, उन सबको हम लोगों ने क्या किया है, पढ़ लिया है। इंपॉर्टेंट 8-10 जो बीमारी है उसके बारे में। ठीक है, प्रैक्टिस सेट 1 में, और वहीं से क्वेश्चन देखिए फिर से रिपीट हो रहा है। इसीलिए ये सब टॉपिक को कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है, चेचक के वैक्सीन की अग्रणी कौन है, मतलब कि चेचक का वैक्सीन किसने बनाया है। ऑप्शन हमारे पास क्या है, एडवर्ड जेनर, लुईस पास्चर, लॉन बेबिक या अल्बर्ट कॉन्स। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, एडवर्ड जेनर। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। कीड़े के अध्ययन को क्या कहते हैं। इसके लिए किसी भी चीज की ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, बस हमें कीड़ा पढ़ना आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए ऑप्शंस क्या है हिंदी में, पक्षी विज्ञान, जल विज्ञान, कीट विज्ञान या जीव विज्ञान। ठीक है, आप लोगों को भली बात आंसर पता है इसका क्या होगा। ठीक, अब मान लीजिए कि कोई इंग्लिश मीडियम का बच्चा है, वो क्वेश्चन को देख रहा है और उसे नहीं पता है कि एंटोमोलॉजी क्या होता है। ठीक है, तो उसको एक बार जरूर देखना चाहिए हिंदी में ऑप्शंस क्या अवेलेबल है, क्योंकि हिंदी में जैसे ही वो देखेगा कीट विज्ञान, कीड़े के अध्ययन को ही बोला जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सही आंसर कर देगा, इसलिए दोनों ऑप्शन को एग्जाम में जरूर एक बार पढ़ना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कीट विज्ञान, कीड़े के अध्ययन को बोला जाता है।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। किसी अन्य जीवित जीव पर जीवित रहने वाला एक जीव कहा जाता है। ठीक, ऑप्शंस हमारे पास क्या है? सूक्ष्म जीव, परजीवी, सहभोजित या होस्ट। अब यहाँ पे भी देखिए वो सिस्टम लागू हो सकता है दोनों ऑप्शंस को पढ़ने का, क्योंकि काफी लोगों को पैरासाइट क्या होता है इसके बारे में पता है। जो लोग थोड़ा सा मूवी वगैरह देखते हैं, ठीक है, जैसे वेनम मूवी में क्या होता है, टॉम हार्डी को एक पैरासाइट जो है आके अटैक कर देता है, मतलब पैरासाइट उसके बॉडी में आ जाता है। ठीक है, तो वहां से भी आपको समझ में आ जाएगा कि पैरासाइट क्या होता है, कि किसी दूसरे जीव पे जीवित रहने के लिए आश्रित होता है। ठीक, और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? परजीवी। तो दोनों ऑप्शन जब पढ़ेगा तो कहीं से ना कहीं से आपको क्वेश्चन का आंसर मिल सकता है 50-60% ऑप्शंस में। ठीक है, जिसका आपको आंसर नहीं आता है। ठीक, तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, अब हम लोगों को पता है इसका आंसर हो जाएगा परजीवी, अगर हिंदी में बोला जाए तो, और इंग्लिश में बोला जाए तो पैरासाइट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन आया कहां से? सभी को पता है ये क्वेश्चन आया है एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी के किस चैप्टर से आया है? जीव जगत का वर्गीकरण एक चैप्टर है। ठीक, वहीं से ये क्वेश्चन को छापा गया है। ठीक है, और यहाँ पे आप जब इस चैप्टर को पढ़िएगा तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से भर भर के क्वेश्चन जेएसएससी ने पूछा है। और यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको मैंने हाईलाइट करके रखा हुआ है अपने एनसीईआरटी में, आप भी इसको नोट्स के रूप में लिख ले। ये क्वेश्चन भी हमें छपा हुआ देखने को मिल सकता है। ठीक है, काफी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। क्या है स्टेटमेंट? सभी प्रोटोजोआ परपोषी होते हैं। इसका मतलब क्या हो गया? ऑल प्रोटोजोआज आर पैरासाइट। ठीक है, तो ये आपका पैरासाइट के बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया जिसको आप लोग नोट कर सकते हैं। अब हम लोग इस बात पे आते हैं कि क्वेश्चन एक्चुअल में किस एनसीईआरटी से आ रहा है, कौन सा क्लास का एनसीईआरटी हमें पढ़ना है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए आपको क्लास 6 का एनसीईआरटी से भी देखने को मिलेगा, क्लास 7 एनसीईआरटी से देखने को मिलेगा, क्लास 8, 9, 10, ठीक है, सबसे देखने को मिलेगा। तो हमें क्या पढ़ना है अगर हमारे पास कम टाइम है या हम एनसीईआरटी से ही पढ़ना चाहते हैं? तो देखिए अब क्लास 7 में जो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स है ये आपको क्लास 11 के एनसीईआरटी में भी देखने को मिलेगा। ठीक, न्यूट्रिशन इन एनिमल, फाइबर, फैब्रिक, रेस्पायरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, रिप्रोडक्शन, सारा जो भी क्लास 7 में है, क्लास 8 में है, क्लास 9 में है, क्लास 10 में, सारा का सारा आपको एनसीईआरटी के क्लास 11 बायोलॉजी के बुक में मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको एक ही बुक पढ़ना है तो आपको क्या पढ़ना है? एनसीईआरटी क्लास 11 बायोलॉजी का बुक पढ़ना है बायोलॉजी के लिए। ठीक है, आपका सारा क्वेश्चन 100% क्वेश्चन जो है वहीं से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब पढ़ने का डिसएडवांटेज इसमें थोड़ा सा क्या है कि इसमें थोड़ा सा वर्ड को टफ लिखा गया और थोड़ा सा ज़्यादा डिटेलिंग दिया गया है। ठीक है, उतना डिटेल से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, बस ऊपर ऊपर से पूछ लिया जाता है। ठीक है, लेकिन आप थोड़ा सा अगर ज़्यादा पढ़ लीजिएगा तो बहुत आसान आपको क्वेश्चन लगेगा और सब कुछ आसानी से हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा आपको 6 से 10 तक पढ़ना चाहिए अगर आपके पास टाइम है तो। लेकिन जेएसएससी सीजीएल के लिए आपको बस ये लेक्चर को देख लेना है। ठीक है, ये लेक्चर का जो भी और 2-4 टॉपिक में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए क्लास 11 का बायोलॉजी में यहाँ पे आपको पूरा जो है प्लांट किंगडम आ गया। ठीक है, लिविंग वर्ल्ड, जीव जगत वर्गीकरण, वनस्पति जगत, ठीक है, प्राणी जगत, पुष्प पादपों की आकृति। अब जिन्होंने लेक्चर 1 पढ़ा है इस सीरीज का, वहां पे आप देख रहे होंगे कि यही सारा चैप्टर से मैंने आंसर को खोज के निकाला था। ठीक है, इसमें टोटल 22 जो है चैप्टर है और सारा 22 चैप्टर 6 से लेकर 10 तक के सारे चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से कवर कर लेता है और हमारा काम आसानी से उसमें हो जाएगा। ठीक है, तो अगर किसी को एक बुक पढ़ना है तो क्लास 11 का एनसीईआरटी बुक को पढ़ सकते हैं। ये डाउट आप लोगों को क्लियर हो गया? चलिए हम लोग फटाक से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है? मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? ऑप्शंस हमारे पास है थायराइड, जिगर, अग्नाशय या पिट्यूटरी ग्लैंड। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लिवर बोलते हैं। ठीक, तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। अब ये क्वेश्चन कहां से आया है? चैप्टर नंबर 22 रासायनिक समन्वय तथा एकीकरण। ठीक है, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, यहां से ये क्वेश्चन को पूछा गया। जब चैप्टर नंबर 22 को आप पढ़िएगा तो सारा ग्लैंड्स के बारे में आपको पूरा का पूरा डिटेलिंग यहाँ पे दिया गया है। तो वहीं से मैंने एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स को तैयार किया है जो कि हम लोग यहाँ पे बहुत कम टाइम में देखेंगे और कोई भी क्वेश्चन अगर ग्लैंड से आता है तो हम लोग बहुत आसानी से उसको सही करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ग्लैंड्स क्या होता है। अब ग्लैंड्स क्या होता है कि कुछ उत्तक या अंग विशेष प्रकार के
रसायन, एंजाइम, हार्मोन का निर्माण करते हैं उसे हम लोग ग्रंथि बोलते हैं। ठीक है, अब ये ग्रंथि कैसे हार्मोन्स को, ठीक है, या एंजाइम को हमारे बॉडी के दूसरे अंगों तक पहुंचाती है, इसी के आधार पर हम लोग ग्रंथि को 3 भाग में बांटते हैं। ठीक, पहला क्या होता है, बाह्य स्रावी ग्रंथि मतलब एक्सोक्राइन ग्लैंड। दूसरा क्या होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक, और तीसरा होता है मिक्स्ड ग्लैंड। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होता है कि वो ग्रंथियां जो अपने द्वारा बनाई गई या उत्पन्न रसायन को क्रिया स्थल तक पहुंचाने के लिए अपनी धमनी, मतलब इसका खुद का एक स्पेशल धमनी होगा, उसी के द्वारा क्या करेगा, अपनी धमनी की नलिकाओं का इस्तेमाल करती है। इसी कारण इन्हें नालिकीय ग्रंथि भी कहा जाता है। ठीक, और यह मुख्य रूप से क्या करती है, एंजाइम बनाने का काम करती है। इसका एग्जाम्पल आंसू ग्रंथि, ठीक है, लार जो हमारे मुंह में होता है, स्वाद ग्रंथि या श्लेष्मा ग्रंथि। ठीक, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। इसका खुद का एक स्पेशल धमनी होगा, जो भी रसायन ये बना रहा है या इससे उत्पन्न हो रहा है उसको शरीर के दूसरे भाग में जहां पहुंचाना है वहां पहुंचाने के लिए। ठीक, अब दूसरा क्या है, मिक्स्ड ग्लैंड। अब इसमें क्या होता है कि देखिए, कोई भी ग्लैंड है उसके पास 2 रास्ता है अपने जो भी रसायन है उसको जरूरी अंगों तक पहुंचाने का। पहला क्या होता है कि एक खुद का उसके पास स्पेशल धमनी या नलिका होगा पहुंचाने का, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। और एक क्या होता है कि वो ब्लड में रसायन को डाल देता है और ब्लड के थ्रू वो जरूरी अंग तक पहुंच जाता है। ठीक, और एक ग्लैंड क्या होता है कि दोनों का यूज करता है, उसके पास खुद का कुछ नलिका होता है, ठीक है, स्पेशली उस रसायन को पहुंचाने के लिए, और वो क्या करता है कि ब्लड में भी रसायन को डाल के कुछ अंगों तक पहुंचाता है। तो जिसमें दोनों चीज पाया जाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोल देंगे मिक्स्ड ग्लैंड। ठीक, यही चीज यहाँ पे पूरा पूरा लिखा गया है। ठीक, और हमारे बॉडी में मिक्स्ड ग्लैंड का क्या एग्जाम्पल है, एक ही हमारे पास मिक्स्ड ग्लैंड हमारे बॉडी में है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अग्नाशय, इंग्लिश में बोले तो पैनक्रियास। यही होता है मिश्रित ग्रंथि, मिक्स्ड ग्लैंड। ठीक, अब हमारे पास क्या बच गया, एंडोक्राइन ग्लैंड। अब ये एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है कि ये जो भी रसायन बनाता है वो क्या करता है कि ब्लड में उसको डाल देता है। ठीक, और वही ब्लड में डालने का मतलब कि जो ब्लड का धमनी होता है उसमें डाल देता है, और उसी के साथ क्या होता है कि हमारा जरूरी अंग तक पहुंच जाता है। इसके पास खुद का अपना नलिका नहीं होता है, इसी कारण से इसे हम लोग क्या बोलते हैं, नलिकाविहीन ग्रंथि भी बोलते हैं। ठीक है, नलिकाविहीन ग्रंथि बोला जाता है। ठीक, अब इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है पिट्यूटरी ग्लैंड। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। थायरोक्सिन ग्लैंड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। थायरॉइड ग्लैंड, पेनक्रियास ग्लैंड। ठीक है, यहाँ पे ये क्या है, मिक्स्ड ग्लैंड। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसलिए इसको लिख दिया है ताकि इसके बारे में हम लोग अभी डिटेलिंग पढ़ेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया है। ठीक, तो ये क्या है आपका, ये है मिक्स्ड ग्लैंड। यहाँ पे मैं एक बार इसको अच्छे से लिख देता हूँ, मिक्स्ड ग्लैंड। ठीक है, मिक्स्ड ग्लैंड हो गया ये। ठीक, उसके बाद क्या हो गया, थाइमस ग्लैंड। ये क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड है। एड्रिनल ग्लैंड, जेनिटल ग्लैंड। ठीक है, ये सारा क्या हो गया, हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड हो गया। सबसे पहले हम लोग समझते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां से क्वेश्चन बनते हैं या बन सकते हैं। ये क्या होती है, सबसे छोटी ग्रंथि होती है। सबसे छोटी ग्रंथि क्या होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है, फिर से पूछा जा सकता है। और इसे क्या बोलते हैं, मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन मतलब हजारों बार पूछा गया है अलग अलग एग्जाम में, तो बहुत इंपॉर्टेंट पिट्यूटरी ग्लैंड हो जाता है। अब इसको मास्टर ग्रंथि क्यों बोलते हैं, इसको सबसे पहले समझिए, इस स्टेटमेंट को पढ़िए। यह ग्रंथि अन्य सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों के हार्मोन स्रवण को प्रेरित या नियंत्रित करती है। मतलब जितना भी अदर ग्लैंड है, जो भी इसके अलावा ग्लैंड है, सभी का जो रसायन निकलेगा, ठीक है, उस पर कंट्रोल किसका होता है, उस पर कंट्रोल होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का। मतलब इससे इजाजत लेके ही वो जो है रसायन को निकालती है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, मास्टर ग्रंथि बोला जाता है। ठीक, अब मास्टर ग्रंथि से कौन कौन सा एंजाइम, हार्मोन या कोई भी रसायन क्या क्या निकलता है। इससे इंपॉर्टेंट सबसे पहले क्या होता है, एसटीएच कहाँ से निकलता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। ठीक,
उसके बाद क्या होता है TSH। बस आपको शॉर्ट फॉर्म याद करना है, इसका फुल फॉर्म याद करने का कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट है इसके रिलेटेड उसको मैंने लिख दिया। STH क्या होता है, शरीर में वृद्धि का हार्मोन होता है, ठीक। उसके बाद क्या हो गया TSH, GTH और लेक्टोजेनिक हार्मोन, कुछ इंपॉर्टेंट हार्मोन्स है जो पिट्यूटरी ग्लैंड निकालती है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और थायराइड ग्रंथि के बारे में पढ़ते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें। यह ग्रंथि कहाँ होती है, सबसे पहले ये गले में होती है, ठीक है। इससे निकलने वाला हार्मोन को हम लोग क्या बोलते हैं, थायरोक्सिन हार्मोन बोलते हैं। और यह क्या करता है, आयोडीन की मात्रा को कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक। उसके बाद क्या होगा, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, पीयूष ग्रंथि के हार्मोन मतलब कि पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन के साथ मिलकर शरीर में वाटर कंट्रोल, ठीक है, वाटर बैलेंस करने का काम भी करता है, ठीक। तो वाटर बैलेंस करने का काम पिट्यूटरी ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड दोनों मिलकर करते हैं। अब अगर मान लीजिए कि हमारे बॉडी में थायरोक्सिन की कमी हो जाए तो हमें क्या हो सकता है, तो हमें उस थायरोक्सिन की कमी से क्या होता है, घेंगा रोग हो जाता है, ठीक है। एक होता है जड़ मानवता, और एक दो बीमारी के बारे में इस बुक में लिखा गया था बट वो एकदम इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने उसको छांट दिया। उससे अभी तक कोई भी क्वेश्चन कहीं पे भी देखने को नहीं मिला है, इसलिए उसे याद करने का कोई भी मतलब नहीं होता है। घेंगा और जड़ मानवता से क्वेश्चन देखने को मिला है, इसलिए हम लोग बस इसी दोनों रोग को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये तो कमी के कारण हो गया, अगर हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा आयोडीन हो जाए ज़्यादा, ठीक है, थायराइड ग्लैंड अगर काम नहीं कर पा रहा अच्छे से, आयोडीन का जो है कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, ठीक, आयोडीन ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, तो ब्लड प्रेशर जो है बढ़ जाता है। आयोडीन अगर ज़्यादा हो गया तो ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसीलिए जो भी बीपी रोग से जूझ रहे होते हैं वो क्या करते हैं, नमक का सेवन कम करते हैं, ठीक है। और एक रोग क्या होता है, एक्सोप्थेल्मिया, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो हमारा आंख का गोला होता है उसमें सूजन आ जाता है। ये भी क्यों होता है, तो आयोडीन की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाने के कारण होता है। और इस रोग से जूझ रहे व्यक्ति भी क्या करते हैं, आयोडीन का सेवन थोड़ा सा कम कर देते। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं थायराइड ग्लैंड, वो क्या था, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, ये है थायरोक्सिन ग्लैंड, ठीक है, और ये क्या है आपका थायराइड ग्लैंड। ये भी गले में होता है, लेकिन इसका क्या काम होता है, इसका काम होता है ब्लड में कैल्शियम का मात्रा को देखना, ठीक है। तो मतलब कैल्शियम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को थायराइड ग्लैंड जो है चेक करती है, ठीक है। उसके बाद यह हमारा आ गया मिक्स्ड ग्लैंड, पैनक्रियास, ठीक। इसका क्या काम होता है, इसको भी देखिए। इसके द्वारा उत्पन्न रासायनिकों के बारे में सबसे पहले किसने जाना था, लैंगरहैंस ने बताया था हमें, ठीक है। मतलब लैंगरहैंस ने सबसे पहले पैनक्रियास ग्लैंड के रसायन के बारे में हमें बताया था। इस ग्रंथि से क्या होता है, एक डाइजेस्टिव एंजाइम निकलता है जिसका पीएच कितना होता है, 6.5 से 8.2 तक होता है। मतलब जो एसिडिक भोजन हमारे आमाशय में होता है उसको फिर न्यूट्रलाइज करने का काम कौन करता है, अग्नाशय द्वारा डाइजेस्टिव एंजाइम, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और एड्रिनल ग्लैंड के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एड्रिनल ग्लैंड कहाँ होता है, पैनक्रियाज के जस्ट नीचे होता है, मतलब कि अग्नाशय के नीचे होता है, ठीक है। और ये दो प्रकार का होता है, पहला को हम लोग क्या बोलते हैं, पहला को हम लोग बोलते हैं कॉर्टेक्स और दूसरा को बोलते हैं मेडुला, ठीक है। दोनों का लगभग काम सेम होता है, ठीक है, काम सेम होता है। मतलब कौन सा काम करता है, तो चलिए कॉर्टेक्स को हम लोग पढ़ लेते हैं। कॉर्टेक्स क्या करता है, यह बाहरी हिस्सा होता है, ठीक, और इससे निकलने वाला हार्मोन रक्त में नमक, शर्करा, जनन ग्रंथि को नियंत्रित करने में सहायक करता है। मेडुला का भी लगभग सेम काम होता है, ठीक। और मेडुला का एक और नाम है, इसका क्या नाम होता है, 4S ग्रंथि से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। 4S बोले तो पहला S क्या डिनोट करता है, सॉल्ट को, दूसरा S शुगर को, तीसरा S सेक्स को, और चौथा S क्या करता है, स्ट्रेस को डिनोट करता है। मतलब ये चारों चीजों को कंट्रोल कौन करता है, मेडुला करता है, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, 4S ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। और इसका एक और क्या नाम है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। 4S वाले से क्वेश्चन आया होगा बट मेरे ध्यान में नहीं है, बट ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। इसका एक और क्या नाम होता है, उड़ो लड़ो मरो,
ठीक है, ऐसे ही हिंदी में लिखा हुआ है और यहाँ से क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है, फिर से रिपीट हो सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस है। ठीक है, तो इसका क्या नाम है, फोरेस ग्रंथि और उड़ो लड़ो मरो ग्रंथि भी इसे कहा जाता है। ठीक है, अब एक लास्ट बच गया जनन ग्रंथि। ठीक, अब इसके बारे में एक चीज़ इंपॉर्टेंट क्या है, इसको हम लोग बस समझ लेते हैं कि यह ग्रंथियाँ शरीर के तापक्रम पर काम नहीं करती है। ठीक है, शरीर का जो भी टेम्परेचर होता है इस पे काम नहीं करता, इसलिए ये क्या होता है, शरीर के बाहर उपस्थित होता है। और ये एकमात्र ऐसा ग्रंथि है, ठीक है, अंतःस्त्रवी ग्रंथि, एंडोक्राइन ग्रंथि है, जो कि कहाँ होता है, शरीर के बाहर होता है। ठीक है, और ये ग्रंथियां महिलाओं और पुरुषों में अलग अलग होता है, पता ही है। पुरुष के ग्रंथियों से क्या निकलता है, पुरुष के जेनिटल ग्लैंड से क्या निकलता है, टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन्स निकलता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। बौना रूप में बढ़ते पेड़ों की प्राचीन प्रज्ञा कला को क्या कहा जाता है? ऑप्शन हमारे पास क्या है, बोनसाई, पेड़ आकार देन, ठीक है, लघु रूप या पुक्ट्री। ठीक, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए, बोनसाई बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए बोनसाई क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा समझिए। जीवित बौने पेड़ या प्रशिक्षण की कला और उन्हें कंटेनरों में उगाना को हम लोग क्या बोलते हैं, बोनसाई बोलते हैं। ठीक है, यही क्वेश्चन वहां पे पूछा गया था। ठीक, अब देखिए यहाँ पे एक बहुत बड़ा पेड़ आपको देखने में मिल रहा होगा, लेकिन आप अगर ध्यान से देखिएगा तो एक छोटा सा ढक्कन में रखा गया है। ठीक है, तो इस टाइप का जो टेक्निक है जिसमें बड़े नस्ल की पौधों को बौना करके उगाया जाता है, इसी को हम लोग बोनसाई बोलते हैं। यहाँ भी आप देख सकते हैं, काफी खूबसूरत देखने में लगता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए शतपथ के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब देखिए ये सारा क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी का है और सारा क्वेश्चन जो है क्लास 11 से मैंने आंसर इसका ढूंढा है। ठीक है, तो वहां पे क्लास 11 में आपको ये सारा क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, बार बार इसलिए मैं इसे रिपीट नहीं कर रहा हूं। ठीक, अब चलिए ऑप्शन पे पढ़ते हैं। सबसे पहले शतपथ क्या बोला जाता है, देखिए झारखंड में हम लोग गांव में इसे क्या बोलते हैं, गोजरा बोलते हैं। ठीक है, गोजर, गोजरा। ठीक, अब आप लोग हो सकते हैं कुछ और बोलते होंगे, बट मैं जहां रहता हूं वहां पे इसे गोजरा बोला जाता है। ठीक, तो उसी के बारे में यहाँ पे पूछा गया है और हमारे पास ऑप्शंस क्या है, शतपथ के केवल 100 पैर होते हैं, शतपथ के पैरों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, शतपथ के केवल 1000 पैर होते हैं, शतपथ के केवल 100 पैर होते हैं और शतपथ को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, सेंटीपीड्स बोला जाता है। मैक्सिमम लोगों ने ये क्वेश्चन को नहीं पढ़ा है, लेकिन अगर आपको ये पता है सेंटीपीड्स, शतपथ तो शायद किसी को पता होगा, किसी को नहीं पता होगा, सेंटीपीड्स काफी लोगों को पता होगा। ठीक है, तो हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं कि गोजरा क्या होता है, कभी हमें छोटा देखने को मिलता है, कभी हमें बड़ा देखने को मिलता है। ठीक है, एक समान का गोजरा कभी देखने को नहीं मिलता है, कभी आपको बहुत बड़ा देखने को मिलेगा, विशाल, देख के आपको डर लग जाएगा। ठीक है, कभी बहुत छोटा सा क्यूट सा देखने को मिलेगा और जैसे इसका साइज होता है उसी के अकॉर्डिंग इसके पैर होते हैं। ठीक है, छोटे वाले में तो कम ही पैर होगा, बड़ा वाले में बहुत ज्यादा पैर होगा, इसीलिए इसका पैर का संख्या क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा। ठीक है, इसीलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, लेग्स नहीं, लेग्स। ठीक है, ये हो जाएगा लेग्स। ठीक, अब चलिए हम लोग शतपथ को थोड़ा सा देख लेते हैं। अब ये भी क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि क्लास 11 वाले चैप्टर में दिया हुआ है और ये कहाँ मिलेगा आपको, आर्थ्रोपोडा, और ये सब जब पढ़िएगा आप, ठीक है, तो वहां पे आपको ये मिल जाएगा और वहां पे सेंटीपीड और मिलीपीड दोनों में अंतर आपको वहां पे बताया गया है। ठीक है, और सेंटीपीड आपसे पूछ लिया गया है तो मिलीपीड आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अब मिलीपीड को भी हम लोगों ने सभी ने लगभग देखा है, जैसे ही हम लोग इसको छूते हैं क्या हो जाता है, गोल हो जाता है। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मिलीपीड बोलते हैं। ठीक, अब जो अंतर एनसीईआरटी में लिखा था वहां से कुछ अंतर को मैंने यहाँ पे उठाया है जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया हमारा सेंटीपीड और ये हो गया हमारा मिलीपीड के बारे में। तो पहला पॉइंट क्या है, द लेंथ ऑफ द सेंटीपीड स्पीसीज कैन वेरी फ्रॉम 4 to 12 इंचेस, 4 से 12 इंच तक जो है सेंटीपीड पाया जाता है। ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग इसका पैर का संख्या जो है कम और ज्यादा होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, मतलब ये वाला स्टेटमेंट और ये वाला स्टेटमेंट को आप मिलाइएगा तो आपका जो क्वेश्चन बना था यही दोनों स्टेटमेंट को जोड़ के बनाया गया था। कैसे, देखिए स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है, सेंटीपीड्स possesses 1 पेयर ऑफ लेग्स पर बॉडी सेगमेंट। अब जो 12 इंच का सेंटीपीड होगा उसमें बॉडी सेगमेंट ज्यादा होगा, जो 4 इंच का
सेंटीपीड होगा उसका बॉडी सेगमेंट कम होगा। इसका मतलब कि 4 इंच का कम पैर, 12 इंच का ज्यादा पैर। ठीक है, यही पूछा गया था, अलग अलग पैर। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, सेंटीपीड्स आर फ्लैटेंड, फ्लेक्सिबल एंड डोर्सोवेंट्रली आर्थ्रोपोड्स। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्या होता है, आर्थ्रोपोड्स होता है, और ये भी क्या होता है, आर्थ्रोपोड्स होता है। ठीक है, यही आर्थ्रोपोड्स जब पढ़िएगा तो आपको सेंटीपीड, मिलीपीड और कुछ इंपॉर्टेंट जीव के बारे में वहां पे बताया गया है। अब देखिए ये क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है। अगर आप सेंटीपीड को मोड़ दीजिएगा, ठीक है, तो वो मुड़ जाता है, लेकिन अगर मिलीपीड को आप मोड़िएगा तो वो टूट जाएगा पट से। बचपन में हम लोग मोड़ भी देते थे तो क्या होता था, टूट जाता था और वो मर जाता था। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा एक डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा कि ये फ्लेक्सिबल नहीं होता है। और इसका पहला पॉइंट क्या है, लेंथ इसका क्या होता है, 1 से 8 इंच तक ही होता है। ज्यादा बड़ा आपको देखने को ये नहीं मिलेगा जितना बड़ा आपको सेंटीपीड देखने को मिलेगा। ठीक, तीसरा पॉइंट क्या है, मिलीपीड पजेसेस 2 पेयर ऑफ लेग्स पर बॉडी सेगमेंट। यहाँ पे क्या है, 2 पेयर ऑफ लेग्स, और यहाँ पे क्या है, 1 पेयर ऑफ लेग्स। ठीक है, मतलब अगर एक ही लेंथ का आपको मिलीपीड और सेंटीपीड मिलेगा तो मिलीपीड में आपको डबल पैर मिल जाएगा। अब ऑन एन एवरेज द फीमेल सेंटीपीड स्पीसीज ले 4 to 50 नंबर ऑफ एग्स। 40 से 50 अंडे जो है फीमेल सेंटीपीड एवरेज देते हैं। ठीक है, और वहीं अगर मिलीपीड का बात करें तो 300 एग्स जो है एवरेज दिया जाता है। ठीक, इसलिए हमें इसकी संख्या काफी ज्यादा देखने को मिलती है, लेकिन सेंटीपीड की संख्या जो है थोड़ा कम देखने को हमको मिलती है। ठीक, अब ये क्या काफी तेज भागते हैं। जिन्होंने भी सेंटीपीड्स को देखा है उनको अच्छी तरीके से पता है कि काफी फास्ट होता है, और ये क्या होता है, काफी स्लो मूविंग स्पीसीज होता है, धीरे धीरे आराम से जाता है। ठीक, और लास्ट पॉइंट इसके बारे में क्या है, सेंटीपीड्स आर कार्निवोरस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, कार्निवोरस। वहीं अगर मिलीपीड्स का बात करें तो ये क्या है, स्कैवेंजर्स। मतलब ये किस पे डिपेंड होता है, ये डेड बॉडी और जो डिकम्पोजिंग मैटर है उस पे डिपेंड होता है, उसको खा के अपना जिंदगी को बिताता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गया इसके बारे में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब मेढक क्या है, स्तनपायी है, ठीक है, कीट है, उभयचर है या सरीसृप है। सभी को पता है ये क्या है, आपका एम्फीबियन है, जिसे हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, उभयचर बोलते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब ये भी क्वेश्चन कहां से पूछा गया है, एनसीईआरटी क्लास 11 चैप्टर नंबर 4 प्राणी जगत से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, वहां पे जब पढ़िएगा तो आपको पेज नंबर 12 में ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, और यहीं से आपका जो है सेंटीपीड और ये सब वगैरह आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे क्लियरली दिखेगा एक प्यारा सा मेढक का चित्र बना हुआ, और वहीं पे लिखा हुआ रहेगा आपको ये क्या है, उभयचर के उदाहरण है। एक सैलामेंडर है और एक मेढक है। तो देखिए मेढक पूछ लिया गया है, सैलामेंडर पूछा जा सकता है, तो इसको भी आपको ध्यान में रख लेना है। ठीक है, तो ये हो गया इस क्वेश्चन के बारे में कुछ डिटेलिंग। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बतख के बारे में जानते हैं। सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही पूछा गया है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या है, बतखें अपनी पूंछ के पास वाली प्रीन ग्रंथि के तेल को अपने सभी पंखों पर रगड़ती है, यह उनकी किस तरह से मदद करती है। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन इस क्वेश्चन को थोड़ा सा टफ बनाया जा सकता है अगर इसको थोड़ा सा घुमाया जाए। कैसे, देखिए अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बतख अपनी पूंछ के पास, अब यहाँ पे खाली डैश कर दिया जाए कि तेल को अपने सभी पंखों पर रगड़ती है। अब ये तेल जो है कहाँ से निकलता है, कौन सा ग्रंथि जो है निकालता है, और इसका ऑप्शन में प्रीन ग्रंथि और बहुत सारा ग्रंथि का नाम दिया जा सकता है, तब ये क्वेश्चन टफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट को आपको याद रखना कि प्रीन ग्रंथि जो है ऑयल निकालने का काम करती है, जो भी वाटर लिविंग बर्ड्स होता है। ठीक है, तो इस ग्रंथि का नाम आपको याद कर लेना है। ठीक है, अब चलिए ऑप्शंस पे आते हैं। तो किस तरह से मदद करती है, गर्म रहने में मदद करती है, रंगीन रहने में मदद करती है, तप रोधी रहने में मदद करती है, या जल रोधी रहने में मदद करती है। तो ये क्या हो गया आपका आंसर गलत, ये आंसर गलत, ये आंसर गलत। हम सभी को मालूम है ये किस तरह से हेल्प करेगा, वाटर प्रूफ बनाने में हेल्प करेगा। ठीक है, अगर पूरा पंख ही उसका गीला हो जाएगा तो वो तैरेगा कैसे, ठीक है ना। तो इसीलिए ये क्या करता है, जल रोधी रहने में हेल्प करता है। कौन करता है, प्रीन ग्रंथि से निकलने वाला ऑयल। तो ये हो गया प्रीन ग्रंथि के बारे में। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, जल रोधी रहने में, वाटर प्रूफ बनाने में। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। पसीना शरीर को ठंडा करने में मदद करता है, कैसे, पानी का वाष्पीकरण होता है,
जिससे परिणाम स्वरूप शरीर की गर्मी घटती है। पानी का वाष्पीकरण होता है जिसके परिणाम स्वरूप शरीर की गर्मी बढ़ जाती है। देख लीजिए ऑप्शन आप। पानी का ऊर्ध्वपातन होता है जिसके परिणाम स्वरूप शरीर की गर्मी घटती है। पानी का द्रवीकरण होता है जिसके परिणाम स्वरूप शरीर की गर्मी घटती है। अब देखिए, अब यहाँ पे ये ऑप्शन को हम लोग ऐसे ही काट सकते हैं कि गर्मी बढ़ती है। पसीना निकलने से क्या होता है, जब हवा हल्का सा आता है तो क्या होता है, ठंडा ठंडा महसूस होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया। ठीक, अब यहाँ पे अगर अच्छे से पढ़िएगा तो पसीना क्या होता है, हवा आता है तो वाष्प बन के उड़ता है, तभी हमें क्या होता है, ठंडा महसूस होता है। ठीक है, तो पानी का वाष्पीकरण होता है जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, शरीर की गर्मी घटती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वाटर इवेपोरेट्स रिजल्टिंग इन हीट लॉस ऑफ द बॉडी। और एक और क्वेश्चन को देखते हैं। अब उभयचर, देखिए एम्फीबियंस के बारे में डायरेक्ट पूछ लिया गया कि क्या होता है। अब ऑप्शंस हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है, जल और भूमि दोनों पर रहते हैं, केवल भूमि पर रहते हैं, केवल जल में रहते हैं, या हमेशा उड़ते हैं। अब मेढक तो कभी किसी ने उड़ते हुए देखा है, और किसी ने उड़ते हुए देखा है तो उसको एग्जाम देने का कोई जरूरत नहीं, वो मतलब वो महान व्यक्ति है। तो ये ऑप्शन तो ऐसे कट हो गया। ठीक, अब केवल जल में रहता है, देखिए जल में भी हम लोग मेढक को देखते हैं। ठीक, और भूमि में भी हम लोग मेढक को देखते हैं। हमारे घर में छोटा छोटा मेढक जो है घुस जाता है बारिश के दिनों में। तो इसका मतलब जल और भूमि दोनों में रहते हैं एम्फीबियंस। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो गया, जल और भूमि दोनों पर रह सकते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्फीबियंस बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन मेढक से ही पूछा गया है। मेढकों की जीभ चिपचिपा क्यों होती है? वे टरटराने की आवाज बेहतर रूप से कर सकते हैं, वह आसानी से कूद सकते हैं, वह शिकार आसानी से पकड़ सकते हैं, वह अच्छी तरह से तैर सकते हैं। अब जीभ से तैरते हुए अगर किसी ने मेढक को देखा है तो वो भी बहुत महान व्यक्ति है। ठीक है, तो ये आंसर होगा नहीं। जीभ से मेढक कूदते भी नहीं है, पैर से कूदते हैं, ये भी आंसर नहीं होगा। अब डाउट आता है ए और सी में, तो टटारने की आवाज़ बेहतर रूप से, उसको टटारने की आवाज़ बेहतर रूप से लता मंगेशकर बनना है नहीं। ठीक है, तो उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है कि वह शिकार आसानी से पकड़ लेता है। इसका जीभ निकालने का स्पीड बहुत ही ज़्यादा होता है, मतलब जो लड़ाकू विमान का स्पीड होता है उससे भी ज़्यादा होता है, और उसमें जैसे ही कोई कीड़ा आता है वो चिपक जाता है। ठीक है, और आसानी से अपने मुंह में डाल लेता है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी, शिकार पकड़ने के काम में आता है। अब ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। अब हम लोग ज़्यादा एक बार में क्वेश्चन देखने से क्या होगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम में आ सकता है, क्योंकि हम लोग सिर्फ क्वेश्चन को यहाँ पे नहीं देख रहे हैं, इसके साथ काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के थ्योरी को भी पढ़ रहे हैं, इसलिए हमें थोड़ा सा कम डेटा को एक बार में देखना होगा। ठीक है, अब वीडियो थोड़ा सा कंटिन्यू करूंगा मैं, कल भी वीडियो आ जाएगा। अगर कल किसी तरह मिस हो जाता है तो परसों आ जाएगा, इसलिए टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, ये हमारा क्या है, लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देखते हैं। चिड़िया की हड्डियां पतली खोखली होती है, क्यों? यह कीट खाने की मदद करती है। अब पतला हड्डी है तो कीट खाने में कैसे मदद करेगा, ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता। ठीक है, यह उड़ाना आसान बनाती है। ठीक है, यही आंसर है। फिर भी हम लोग आगे ऑप्शंस को देख लेते हैं। यह चलने में मदद करती है। चिड़िया चलती कैसे है, पंख से थोड़ी चलती है, चलती किससे है, पैर से, तो ये भी गलत हो गया। यह गाने में मदद करती है। इंडियन आइडल तो जाना है नहीं। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। तो उसकी हड्डी खोखली क्यों होती है, ताकि वो उड़ सके। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी, मेक्स इट इजियर टू फ्लाई। ठीक, तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप लोगों ने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है, इसे सब्सक्राइब करें और अपने सारे फ्रेंड्स रिश्तेदारों के साथ इसे शेयर करें। जय हिंद, जय झारखंड।